अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। गाइस, एक रिक्वेस्ट की थी आपसे पहले भी कि बराए मेहरबानी जो भी मैं अपलोड्स करता हूँ, जो भी ऑडियोज़ डालता हूँ, उनको लाइक कर दिया करें। व्यूज़ होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लाइक उतने नहीं होते। मैं चाहता हूँ हर वो शख्स जो मेरी ऑडियो को देखता है तो उसको लाइक कर दे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करें। हो सके तो अपने सर्किल में, अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में इन स्टोरीज़ को शेयर करें। और अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अगर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इंश्योर कर लें कि जहाँ पे भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। गाइस, आज की ये जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी हमें जाहिद खान साहब ने भेजी है। ये बताते हैं इनका जो बुनियादी तौर पे ताल्लुक है वो कराची शहर से है। ये बताते हैं कि 2011 और 12 में जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो उसके बाद से ही जॉब की तलाश शुरू कर दी। अब जो मुझे जॉब मिल रही थी उनमें इतने पैसे नहीं थे। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं ट्रांसपोर्ट का काम करूं या जो रेंट कार होती है उसका काम शुरू करूं। गए वक्तों में जो मेरे फादर थे वो भी ट्रांसपोर्ट का काम किया करते थे। वो भी एक टैक्सी को और उसके बाद रेंट कार की एक गाड़ी को चलाया करते थे। शुरू से ही मैंने ड्राइविंग सीखी हुई थी और मैं ग्रेजुएशन कर चुका था और मैं चाहता था कि जो भी काम मैं करूं, आज़ाद काम करूं या अपनी मर्जी का काम करूं। काफ़ी जिद्दोजहद करने के बाद बिल आखिर मेरे पेरेंट्स राज़ी हुए कि वो कुछ पैसे जमा करेंगे और मुझे एक गाड़ी दिला देंगे। फाइनली 2014 और 15 में मैंने एक गाड़ी ले ली और जब मैंने गाड़ी ख़रीदी मैं इसको रेंटा कार के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन उन्हीं दिनों आमतौर पे करीम का, उबर का या इस तरह की जो भी एप्लीकेशन होती हैं उनका दौर शुरू हो चुका था और हर शख्स चाहता था कि वो गाड़ी करीम में चलाए या उबर में चलाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। और सही बात भी यही है कि उन दिनों करीम और उबर में लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाया करते थे। लिहाजा मैंने जल्दी से अपने आप को रजिस्टर करवाया और रजिस्टर करवाने के बाद गाड़ी को शाम के औकात में चलाना शुरू किया। मेरी प्रैक्टिस थी कि जब भी मैं गाड़ी चलाता तो मैं शाम को 5 या 6 बजे निकालता और रात के तकरीबन 2 या 3 बजे तक वापस अपने घर आ जाता। इस दौरानिए में मैं इतने पैसे कमा लेता था कि मुझे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं थी और शायद अगर मैं नौकरी करता तब मेरी जेब में इतने पैसे नहीं होते। खैर, आहिस्ता आहिस्ता करके जो इनके रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, वो मेरी समझ में आने लगे और बाकायदा मैं 1 साल तक करीम के अंदर और उबर के अंदर गाड़ी चलाता रहा। शुरू में मेरी कोशिश होती थी कि लॉन्ग रूट पे या कराची से बाहर, ख़ासतौर पे बहरिया टाउन की तरफ ना जाऊं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जब मुझे समझ में आने लगा और मुझे अंदाज़ा हो गया कि अगर मैं बहरिया टाउन जाऊंगा तो दीगर राइड्स के मुकाबले में मुझे पैसे डबल मिला करेंगे। लिहाजा मैंने भी बहरिया टाउन की जो राइड्स थी वो लेना शुरू कर दी। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, इस तरह मैं 3 दफ़ा चला गया और जब मैं 3 दफ़ा चला गया तो मेरा तजुर्बा हो चुका था। अब जब भी मुझे बहरिया टाउन की राइड मिलती मैं खुशी से एक्सेप्ट करता, क्योंकि मुझे पता था कि इस राइड के अंदर मेरे जाने और आने के पेट्रोल का खर्चा निकल जाएगा। इसी तरह की एक रात थी और रात के तकरीबन 12, साढ़े 12 बजे का टाइम था। मेरी कोशिश थी कि 1-2 राइड्स और करूं और उसके बाद घर की तरफ चला जाऊं। खैर, इसी दौरानिए में मुझे एक राइड मिली जो कि बहरिया टाउन की राइड थी और इस सवारी को मुझे गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 से पिक करना था। खैर, इतना टाइम नहीं हुआ था और मुझे पता था कि 2 घंटे के अंदर आराम से बहरिया टाउन जाना और आना हो जाएगा। लिहाजा मैं खुशी से उस सवारी को पिक करने के लिए चला गया। मैं वहां पे पहुंचा, सवारी को पिक किया और सवारी को लेके बहरिया टाउन की तरफ निकल गया। तकरीबन 1 से सवा घंटे के अंदर अंदर मैं बहरिया टाउन में पहुंच चुका था और मैंने उस सवारी को ड्रॉप कर दिया था।
रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम था और मेरी कोशिश थी कि अल्लाह करे मुझे कोई सवारी कराची की तरफ की मिल जाए, तो मैं जो यहाँ पे आया हूँ मेरा मुनाफा डबल हो जाएगा। 15 से 20 मिनट तक मैं बहरिया टाउन के गेट के बाहर खड़ा रहा और वहाँ पे इंतज़ार करता रहा। इस दौरानिए में कोई सवारी नहीं आई और बिला आखिर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और कराची की तरफ दौड़ाना शुरू कर दी। अभी मुझे बहरिया टाउन से निकले हुए 10 से 12 मिनट ही गुजरे होंगे कि मैंने देखा कि लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं, उन लाइट्स के नीचे एक औरत खड़ी हुई है और उसने शायद ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए हैं और जितना मुझे दूर से नज़र आ रहा है उसका जो चेहरा है वो एक्स्ट्रा वाइट है, यानी वो बहुत ही गोरी चिट्टी है। उसने एक स्कार्फ पहना हुआ है और इसके अलावा उसके हाथ में बहुत सारी चूड़ियाँ मौजूद हैं। मुसलसल वो अपना हाथ हवा में लहरा रही थी, जैसे कि वो मुझे रुकने का इशारा कर रही हो या शायद वो मुझसे लिफ्ट मांग रही हो। अब रात के इस पहर में मेरे वालिद ने मुझे समझाया हुआ था कि कभी भी कोई लिफ्ट मांगे, ख़ास तौर पे अगर कोई लड़की या कोई औरत लिफ्ट मांगे तो कभी भी उसको लिफ्ट नहीं देना। मैं जवान था, कुंवारा था, मेरी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं गाड़ी रोक दूं और इस लड़की को जहाँ पे भी जाना है ड्रॉप कर दूं, लेकिन बार बार मेरे जहन में आ रहा था कि अगर मेरे फादर ने मना किया है तो यकीनन कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। खैर, मैं कुछ सेकंड्स तक उसके सामने से होता हुआ गुजरा और इस दौरानिए में मैंने भरपूर तरीके से उसका जायज़ा ले लिया था और उसकी जो सूरत थी या उसकी जो शक्ल थी या उसके जो कपड़े थे वो सब मेरे जहन में बैठ चुके थे। खैर, तेज़ी से जब मेरी गाड़ी उसके सामने से गुजरी तो शायद उसको भी नागवार गुजरा और वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं शायद उसको देख के गाड़ी नहीं रोकूंगा। मैं मज़ीद रोड की तरफ आ चुका था और तेज़ी से कराची की तरफ रवां दवा था और मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरह 2:30 बजे तक या 3 बजे तक अपने घर पहुंच सकूं। अभी मुझे गाड़ी चलाते हुए मज़ीद 15 या 20 मिनट गुजरे थे कि एकदम से जो मेरी गाड़ी थी उसने झटके लेना शुरू किए। मेरी जो गाड़ी थी ये एक नई गाड़ी थी और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरी गाड़ी ख़राब हो सकती है, ये झटके मार सकती है, क्योंकि मैं घर से निकलने से पहले इसका ऑयल और सारी चीज़ें चेक किया करता था और इस बात की यकीन दहानी किया करता था कि किसी भी तरह रास्ते में ना मेरी गाड़ी ख़राब हो ना इसमें कोई मसला हो। लेकिन ये आज क्या हुआ था मेरी समझ से बाहर था और मैं हैरान था कि मुझसे क्या गलती हो गई है। कुछ देर तक गाड़ी ने झटके खाए और झटके खाने के बाद बिला आखिर एक पुराने होटल के सामने वो जाके बंद हो गई। कुछ अरसे पहले तक ये जो होटल था यहाँ पे लोग आया करते थे, ये होटल चला करता था, लेकिन अल्लाह जाने किन वजूहात की बिना पे इस होटल को एकदम से बंद कर दिया गया था। और ना सिर्फ बंद कर दिया गया था बल्कि यहाँ पे अब कोई भी मौजूद नहीं था। चारों तरफ मुकम्मल तौर पे अंधेरा था, सिर्फ इस पुराने होटल के सामने एक बल्ब जल रहा था और हाईवे से तेज़ रफ्तारी से बहुत सारी गाड़ियाँ गुजर रही थीं। मुझे एक परेशानी थी कि मेरी गाड़ी को आखिर क्या हो चुका है, लिहाजा मैंने गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता करके होटल के करीब जहाँ पे रोशनी मौजूद थी वहाँ जाके खड़ा कर दिया और ना सिर्फ वहाँ जाके खड़ा किया, मुकम्मल तौर पे उसका मुआयना करने लगा। सबसे पहले मैंने बोनट खोला। बोनट खोलने के बाद वहाँ पे पानी चेक किया और जो जो चीज़ें मुझे चेक करनी चाहिए थी वो सारी की सारी चेक की, लेकिन बज़ाहिर लग रहा था कि वहाँ पे कोई मसला नहीं है। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जाके बैक साइड पे या नीचे की तरफ चेक करता हूँ, हो सकता है यहाँ पे कोई मसला हुआ हो। अभी मैं पीछे की तरफ जाने ही वाला था और जैसे ही मैंने बोनट बंद किया और मैं पीछे की तरफ मुड़ा तो मैंने देखा कि सामने यानी मेरी गाड़ी की बैक साइड पे वही लड़की वैसे ही तैयार हुई हुई, उतनी ही सजी हुई मेरे सामने खड़ी हुई है। ये वही लड़की थी जिसको कुछ देर पहले मैंने लिफ्ट देने से इनकार कर दिया था और उसको मैंने ना सिर्फ इग्नोर किया था बल्कि उसके सामने से गाड़ी को तेज भगाता हुआ गुजर गया था। अब उस लड़की को देख के मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और मैं हैरान था कि आखिर ये जो लड़की है वो यहाँ पे कैसे आ गई। मेरे ध्यान में 10 बुरी चीज़ें चल रही थी। मैंने सोचा हो सकता है कोई ऐसी वैसी लड़की हो और किसी और से लिफ्ट लेने के बाद यहाँ पे पहुँच गई हो।
खैर, मैं उसको दोबारा से इग्नोर करना चाह रहा था क्योंकि मैं वैसे ही परेशान था। रात के तकरीबन 3 बजे का टाइम था और मुझे अपने घर पहुंचने की जल्दी थी। अब जब मैंने उसको दोबारा से इग्नोर करना शुरू किया तो मुझे देख के मुस्कुराने लगी। अब जब उसने मुझे देख के मुस्कुराना शुरू किया तो मुझे बहुत अजीब लगने लगा और मैं हैरान था कि इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी लड़की रात में यहाँ पे क्या कर रही है और मैं एक अजनबी हूँ, मुझे देख के इस तरह क्यों मुस्कुरा रही है। अभी ये सारे सवालात मेरे जहन में चल ही रहे थे कि एकदम से वो आगे बढ़ी और उसने मेरी तरफ बढ़ के कहा कि तुम क्या खालिद साहब के बेटे हो। अब जब उसने मेरे वालिद साहब का नाम लिया तो मैं शॉक्ड हो गया और मैं सोचने लगा कि आखिर ये जो लड़की है जिसकी इतनी उम्र भी नहीं है, ये मेरे वालिद साहब को भला कैसे जानती है। अभी मैं सोच ही रहा था कि एकदम से उसने कहा कि परेशान नहीं हो, खालिद साहब को बताना कि मुझे रास्ते में सुमेरा मिली थी। मैं उनको सालों से जानती हूँ और वो भी मुझे सालों से जानते हैं। जब उसने इस तरह से कहा तो मैं उसको हैरानी के आलम में देखने लगा और सोचने लगा कि इसकी जो उम्र है मुश्किल से 20 या 25 के दरमियान है, जबकि जो मेरे फादर हैं वो तकरीबन 65 या 66 साल के हैं। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इनको सालों से जानती हो या मेरे फादर इसको सालों से जानते हो। बहुत सारे सवालात थे जो मेरे जहन में पैदा हो चुके थे और मैं बहुत कंफ्यूज खड़ा हुआ था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि इससे बात करूं, गाड़ी स्टार्ट करूं या मैं क्या करूं। खैर, इसी दौरानिए में उसने मुझे कहा कि गाड़ी के अंदर जाके बैठो और दोबारा से कोशिश करो, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही उसने कहा तो ऐसा लगा जैसे उसने सच कहा है। मैं फ़ौरन से गाड़ी के अंदर जाके बैठा। जब मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो फ़ौरन से गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई तो एकदम से मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई और मैं फ़ौरन से बाहर निकला और मैंने उससे पूछा कि बिला आखिर आप मेरे वालिद साहब को कैसे जानती हैं और आप इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रही हैं और आप कहाँ पे जाना चाहती हैं। ये सुनने के बाद वो मुस्कुराने लगी। वो कहने लगी, इस सवाल का जवाब तो आपके वालिद बेहतर तरीके से दे सकते हैं। हाँ, जहाँ तक जाने की बात है तो मैं टूल प्लाजा तक जाना चाहती हूँ, अगर मुमकिन हो तो मुझे वहाँ पे उतार दो। अब जब उसने मेरे वालिद का नाम ऑलरेडी ले लिया था तो एक अजीब सा ताल्लुक था जो मेरा उससे कायम हो चुका था और मैं चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी उसकी मदद करना चाहता था। खैर, मैंने उसको ऑफ़र किया कि जी आप आएँ, आके मेरे साथ बैठ जाएं और जहाँ पे भी आप जाना चाहती हैं मैं आपको छोड़ता हुआ अपने घर चला जाऊँगा। वो जो लड़की थी वो आई, उसने पीछे का दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद बैक साइड पे बैठ गई। अब मैंने गाड़ी को चलाना शुरू किया और जैसे जैसे मैं गाड़ी को चला रहा था वैसे वैसे मैं उसको देख रहा था। वो मुख्तलिफ सवालात थे जो मुझसे कर रही थी। मैं भी उससे बहुत सारे सवालात करना चाहता था, लेकिन मेरे चाहने के बावजूद भी मैं उससे पूछने से पहले ही खामोश हो जाता था। खैर, मैंने गाड़ी टूल प्लाजा की तरफ या कराची की तरफ चलाना शुरू की और रास्ते में उसने मुझसे बहुत सारे सवालात किए। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारी मदर कैसी हैं और तुम्हारी जो एक छोटी बहन थी उसका क्या हाल है। अब जो भी सवालात वो कर रही थी बिल्कुल एक्यूरेट कर रही थी। ना सिर्फ सवालात एक्यूरेट कर रही थी बल्कि उसने मेरी मदर का, मेरी बहन का जो नाम बताया था वो भी बिल्कुल ठीक था। मैं बड़ा हैरान था कि आखिर ये कौन कैरेक्टर है जिससे ना मैं ज़िंदगी में कभी मिला हूँ, ना मैं जिसको जानता हूँ, ना मैं जिसको पहचानता हूँ, ना ही मैंने उसको अपने घर में कभी देखा है। तो आखिर ये कैसे मेरे पूरी के पूरे फैमिली मेम्बर्स को जानती है। उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट मौजूद थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो जो मुस्कुराहट है वो तंजिया मुस्कुराहट है। बिल आखिर मैंने उससे कुछ सवालात पूछे। मैंने सबसे पहले पूछा कि मेरे फादर की उम्र में और आपकी उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो आप उनको भला कैसे जानती हैं, और मेरी मदर के बारे में या मेरी बहन के बारे में जो मालूमात आपके पास हैं वो कैसे हैं। इन सवालात के जवाब में उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुसलसल मुस्कुराती रही। वो कहने लगी कि वक्त आने पे सब कुछ पता चल जाएगा। अब वो मुसलसल इतनी मशकूक बातें कर रही थी, इतनी अजीब बातें कर रही थी कि मेरे जहन पे एक परेशानी सवार हो चुकी थी और मैं चाहता था किसी भी तरह इस औरत से, इस लड़की से मेरी जान छूटे, जैसे तैसे टूल प्लाजा है और मैं उसको उतार दूं।
खैर अभी टूल प्लाजा आने में तकरीबन 15-17 मिनट बाकी थे और मैं जितना तेज़ हो सकता था गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। मुसलसल मेरी नज़र बैक व्यू मिरर के ज़रिए उस पर पड़ रही थी और अब मुझे लगने लगा था कि जिस लड़की या जिस औरत को मैंने गाड़ी में बिठाया था या जो उस वक्त मेरे सामने मुझसे बातें कर रही थी, जो मेरे फादर का नाम ले रही थी, उस लड़की या उस औरत की शक्ल में और जो अभी मेरी गाड़ी में बैठी हुई है उसकी शक्ल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता चला जा रहा है। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे उसके जो चेहरे की तरोताज़गी थी वो कम से कम होती चली जा रही थी। ना सिर्फ तरोताज़गी कम हो रही थी बल्कि अब ऐसा लगने लगा था जैसे कि वो जवान के बजाय आहिस्ता आहिस्ता किसी एक बूढ़ी औरत में तब्दील होती चली जा रही है। अब जैसे जैसे मुझे यह एहसास हो रहा था या मुझे ऐसा फील हो रहा था कि उसका जो चेहरा है वो बदलना शुरू हो चुका है, वैसे वैसे मुझ पे खौफ तारी हो रहा था और हर गुजरते हुए लम्हे के साथ मेरी हालत बद से बदतर होती चली जा रही थी। अब आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे फील हो रहा था मेरा बीपी लो होना शुरू हो चुका है और मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है या मुझ पे गुनूदगी तारी हो रही है। इसी दौरानिये में एकदम से टूल प्लाजा आने वाला था कि टूल प्लाजा से कुछ पहले ही उस औरत ने कहा कि आप यहाँ पे गाड़ी रोक दें और अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आखिरी दफ़ा जब मैंने बैक व्यू मिरर से उसके चेहरे पे नज़र डाली तो अब मैंने देखा कि कोई 80 या 85 साल की औरत है जिसके चेहरे पे बेतहाशा झाइयाँ मौजूद हैं और जिसका जो रंग है वो गंदुमी हो चुका है। वो मेरे साथ पीछे गाड़ी में बैठी हुई है। हालांकि जब मैंने उसको गाड़ी में बिठाया था तो वो एक 20 या 25 साल की जवान औरत थी, खूबसूरत औरत थी और ना सिर्फ खूबसूरत औरत थी बल्कि बेतहाशा गोरी थी। खैर जैसे ही उसने कहा कि यहाँ पे गाड़ी रोक दें, मैंने फ़ौरन से गाड़ी रोकी क्योंकि मैं भी चाहता था मैं गाड़ी रोकूं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे चक्कर आ रहे हैं। खैर जैसे ही वो गाड़ी से उतरी तो गाड़ी से उतरते के साथ ही उसने चलना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे वो गाड़ी से दूर जा रही थी मैं मुसलसल उसको देख रहा था, मैं उसको फॉलो कर रहा था और मैं देखना चाहता था ये अंधेरे की तरफ या वीराने की तरफ कहाँ जा रही है। अभी मैं उसको देख ही रहा था कि देखते ही देखते वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी वो मेरी आंखों के सामने सामने गायब हो गई। अब जैसे ही वो मेरे सामने गायब हुई एकदम से मेरे होश उड़ गए और मुझे यकीन होने लगा कि जो मेरे साथ औरत बैठी हुई थी या जिसको मैंने लिफ्ट दी थी, जो मेरे वालिद साहब का नाम ले रही थी या मेरी फैमिली मेम्बर्स के बारे में बातें कर रही थी, वो यकीनन कोई नॉर्मल औरत नहीं थी। ये या तो कोई छलावा थी, कोई चुड़ैल थी या कोई इस तरह की मखलूक थी। खैर जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला और 15 से 20 मिनट तक वहीं गाड़ी में बैठा रहा, मुसलसल तिलावत करता रहा और जब कुछ देर बाद मेरी हालत नॉर्मल हुई तो मैंने गाड़ी चलाना शुरू की। तकरीबन 45 मिनट के अंदर अंदर जब मैं अपने घर के अंदर पहुंचा तो मेरे मदर फादर दोनों मेरा इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि आमतौर पे मेरे फादर मेरी मदर मेरे आने का वेट किया करते थे और मेरे आने के बाद फजर की नमाज़ पढ़ के सोया करते थे। उस रात तो मैंने अपने फादर से कोई बात नहीं की, लेकिन जब अगले दिन मैं उठा और मुझे सारा वाक़या याद आया तो मैंने अपने फादर से एक एक बात शेयर की। जब मैंने अपने फादर को ये पूरी स्टोरी, ये पूरी कहानी बताई और उस लड़की का नाम लिया तो कहने लगे ये जो औरत थी, ये जो लड़की थी, हाँ यकीनन मेरी इससे मुलाकात हो चुकी थी और मैं भी जब टैक्सी चलाया करता था तो रात के तकरीबन 2 या 3 बजे का टाइम था और ऐसे ही किसी सड़क पे मैंने इसको देखा था। ये लिफ्ट मांग रही थी और बज़ाहिर लग रहा था किसी परेशानी का शिकार है। खैर मैं वहाँ पे रुका और वहाँ रुकने के बाद मैंने इससे पूछा कि क्या परेशानी है और आपको कहाँ पे जाना है। मैं उस वक्त भी नमाज़ी परहेज़गार था और अल्लाह का शुक्र है मेरी ना नीयत ख़राब थी ना मेरे जहन में कोई गलत बात थी। काफ़ी देर तक मैं इससे बातें करता रहा और ये मुझे घुमाने की कोशिश करती रही। बिलाखिर जब मुझे यकीन हो चला कि ये लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है तो जो भी मेरे जहन में आयत वगैरह आती थी वो मैंने पढ़ना शुरू की और जैसे ही मैंने आयत वगैरह पढ़ना शुरू की वैसे ही जो लड़की थी एकदम से पीछे हटी और मुस्कुराने लगी। मुस्कुराते मुस्कुराते उसने कहा क्योंकि तुम एक दीनदार लड़के हो
और एक अच्छे लड़के हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। अगर तुम भी और लोगों की तरह गंदी नीयत रखते या मेरे करीब आते तो हो सकता है तुम आज नहीं बचते। ये सब सुनने के बाद मेरे वालिद साहब मुसलसल आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ते हुए अपने घर की तरफ आ गए और घर पहुंचने के बाद इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो खैरियत से घर आ गए। वो बताते हैं कि अगर मेरी भी उस वक्त नीयत ख़राब होती या कुछ गलत बात मेरे जहन में होती तो हो सकता है मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद नहीं होता। ये सब सुनने के बाद मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने मुझे बाल बाल बचा लिया, क्योंकि आमतौर पे मर्द जब किसी औरत को, किसी लड़की को रोड पे अकेला देखते हैं तो उनके जहन में 10 बुरी चीज़ें जो आ जाया करती हैं। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी मैंने शेयर की है, ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। मेरी अगली अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।